हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 4 बताऊंगा। जिन्होंने मेरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है वो सबसे पहले मेरे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत सारे लाइक भी कीजिए, ठीक है। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओम्स लॉ, ठीक है। अब हम आपको ओम्स लॉ के बारे में बताएंगे। ओम्स लॉ क्या होता है, डेफिनेशन से पढ़ते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए हम ओम्स लॉ की बात करें, द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, किसी एक वायर के अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है मैं आपको बताऊंगा, V, जो मैंने सिंबल से बना रखा है V, एंड अप्लाइड अक्रॉस इज एंड्स, जो उसके अप्लाइड मींस अक्रॉस इट एंड्स का मतलब है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जहां करंट आपका फ्लो होता है, ठीक है, उस पोटेंशियल डिफरेंस पे मेजर करना। एंड प्रोवाइडेड अ फिजिकल कंडीशन, उसकी फिजिकल कंडीशंस हैं जिसमें टेम्परेचर उसका एक कांस्टेंट रहेगा। अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा, पर मैं इसको और अच्छी तरीके से इस फॉर्मूले के थ्रू समझाना चाहूँगा। देखिए, ये तो डेफिनेशंस हैं, इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये रहा आपका। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमारा करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस की। करंट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंसेस के। ये जो साइन है ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, और ये कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। V, अब हमने इसको ये I V के बराबर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो हमने कह दिया कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। इसके बाद हमने क्या करा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा दिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के बाद हमने एक कांस्टेंट यूज किया, वो है आपका R। मैंने लिख दिया है रिमूव द प्रोपोर्शनल साइन। अगर हम प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करते हैं द कांस्टेंट इज यूज्ड, तो हमें कांस्टेंट यूज करना पड़ता है। जो हमने कांस्टेंट यूज करा है वो है हमारा R। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो मैंने R लिया है वो आपका है रेजिस्टेंस। तो V इक्वल्स टू फॉर्मूला हो गया RI, या V इक्वल्स टू हम लोग IR भी कह सकते हैं। V आपका क्या हो गया, ये लिखा हुआ है। V आपका एक तरीके से हो गया पूरा, V आपका पोटेंशियल डिफरेंस, I आपका करंट, R आपका रेजिस्टेंस। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ओम्स लॉ किस तरीके को डिराइव कराता है। ओम्स लॉ कहता है आपसे कि हमारा जो करंट है हमारा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था V के, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया I के। इसका मतलब क्या हो गया, V हो गया IR के बराबर। अब अगर हम इसमें हम करंट का फॉर्मूला निकालें तो हम करंट का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V अपॉन R। I इक्वल्स टू V अपॉन R। इसका मतलब क्या हुआ, ये मीन्स करंट का फॉर्मूला आ गया आपके पास। अब हम इससे कह सकते हैं कि करंट तो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के बराबर, पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के बराबर। जब कोई चीज़ डिवाइड में हो जाती है तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, और जब हमारी V ऊपर रहेगा तो हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो आप लोगों को समझ में आ गया हो। इसका मतलब मैं इसको और अच्छी तरीके से डिराइव कराता हूँ। देखिए, यहाँ पे और अच्छी तरीके से बताऊंगा। I आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, मीन्स डायरेक्टली अगर हमने करंट बढ़ाया तो हमारा वोल्टेज बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने कहा कि अगर हमने रेजिस्टेंस को, जैसे हमारा रेजिस्टेंस है, अगर मैंने रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया, मान लीजिए I आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, अगर मैंने रेजिस्टेंस बढ़ाया तो मेरा करंट कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस के बढ़ाने पर I मेरा करंट कम हो जाएगा, या रेजिस्टेंस को मैं इंक्रीज करूंगा, मींस अगर मैंने उसको घटाया तो ये बढ़ जाएगा, और अगर मैंने इसको बढ़ाया तो ये घट जाएगा I आपका। तो आप लोगों को समझ, अगर हम इसे इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा, और अगर इसको डिक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर कोई वैल्यूज भी लेते हैं 1/2 ले ली तो 0.5, तो मतलब I ने आप R लिया आपने 2 और निकल के वैल्यू है 0.5, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, और I जो है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके बराबर में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट रेजिस्टेंस के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमने ये बताया आपको कि हमारे पास जब हमारा करंट मीन्स रेजिस्टेंस का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन्स अगर कम होते जाएंगे तो करंट हमारा इंक्रीज करता जाएगा। आपको समझ में आ गया। इसी वजह से हमने
आई को वी के बराबर रखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, वी को जब हमने आई के बराबर में किया, हम यहाँ से भी इक्वेशंस निकाल नहीं सकते थे, क्योंकि हमारा क्या होता, अगर हम आर के पास वी लगा देते तो आपका क्या होता, वी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस वी डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता आर के, वो चीज़ गलत हो जाती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वी में सबसे ज़्यादा होते हैं वोल्टेज के अंदर, हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, अपोज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं आपको आगे इसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक रेजिस्टेंस ही है। तो आप लोगों को ये पूरी चीज़ समझ में आ गई होगी कि ओम्स लॉ क्या करता है, V इक्वल्स टू आई आर को वेरीफाई करके बताता है पूरा। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा ये वाला टॉपिक मेरा। बच्चों मैं आपको आगे बताता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा रेजिस्टेंस। तो हम लोग रेजिस्टेंस पे चलते हैं। देखिए हमारे पास रेजिस्टेंस की दो डेफिनेशंस हैं। दो रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि हमारा अपोज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अपोज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से चलते हैं हम लोग। मैं आपको बताता हूँ। देखिए रेजिस्टेंस जो है आपका वो V अपॉन आई के बराबर है। V अपॉन आई का मतलब क्या है, यही मैंने डेफिनेशंस के अंदर लिखा हुआ है। सबसे पहले आज मैं फॉर्मूले पे चलूँगा, फॉर्मूले के बाद फिर मैं डेफिनेशंस पे जाऊँगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या है आपका, मीन्स V अपॉन आई के बराबर है। V क्या हो गया आपका, पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या हो गया आपका करंट। ये ओम्स लॉ के फॉर्मूले से ही डेराइव हुआ है। ये जो फॉर्मूला बना है ये ओम्स लॉ के फॉर्मूले से ही। आपको पता था कि V इज इक्वल्स टू आई आर है। मैंने R की वैल्यू निकाली, तो R की वैल्यू निकालेंगे R, I नीचे चला जाएगा V अपॉन आई। तो इट इज डेराइव फ्रॉम ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ से ही डेराइव हुआ है। पर हमारे पास कांस्टेंट था रेजिस्टेंस, तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या था, अब हम उसको डेराइव करेंगे, रेजिस्टेंस को बताऊंगा मैं आपको। देखिए तो रेजिस्टेंस क्या कहता है, आप डेफिनेशंस के थ्रू कह सकते हो कि आपका ये क्या रेशियो है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का। जैसे कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इज एज टू द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। सेकंड डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच, मैं हमेशा आपसे बोलते हुए जा रहा था, अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और करंट। ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है ज़्यादातर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैं आपको उससे ये बताना चाहता हूँ कि ये अपोज करता है, मीन्स आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन्स का या करंट का, हमेशा करंट का अपोज करेगा। ये जहाँ पर करंट आ रहा है उसके पास ये जस्ट उसके अपोजिट में उसके इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे होंगे। तभी तो हमने कहा जहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे वहाँ करंट कम होगा, और जहाँ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे वहाँ करंट सबसे ज़्यादा होगा। बच्चों तो आपको रेजिस्टेंस तो समझ में आ गया होगा। हम लोग इसके फॉर्मूले से डिराइव करते हैं। जैसे आगे चलते हैं इस फॉर्मूले से, द करंट इज डबल, अगर मेरा करंट डबल हो गया, ठीक है, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। R अगर हमने क्या कहा, मेरा करंट डबल हो गया, मीन्स V अपॉन 2 हो गया, करंट डबल किया, तो रेजिस्टेंस मेरा हाफ हो गया। जो मेरा रेजिस्टेंस निकल के आया वो 1 अपॉन 2V आ गया, तो मेरा रेजिस्टेंस ऑलरेडी हाफ हो गया। अगर मैं बात करता था करंट इज हाफ, मैंने अपना करंट 1 अपॉन 2 कर दिया, 2 मेरे ऊपर चला जाएगा तो 2V हो गया, तो मेरा रेजिस्टेंस समय क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये जो हमारा R इक्वल्स टू V अपॉन आई, ये आपका डेराइव तो ओम्स लॉ से ही हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग ही मैंने पूरा बना के लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग ये वो और ये दोनों क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं आपके। ये क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम्स के अंदर जरूर पूछा जाता है कि अगर हमारा रेजिस्टेंस हम लोग डबल किए तो हमारा करंट हाफ हो जाएगा, और हमारा अगर रेजिस्टेंस हाफ होगा तो हमारा करंट डबल हो जाएगा, ठीक है। या इसके अलावा और भी वैल्यूज बना के वो दे सकते हैं आपको, तो आप इसके फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं इसकी वैल्यूज को। अब जो ऐसा यूनिट है रेजिस्टेंस की, वो क्या है आपकी ओम, वो आपकी ओम। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी ओम। अब बच्चों आपको समझ में आ चुका होगा रेजिस्टेंस। बच्चों रेजिस्टेंस के अंदर मैं आपको आगे बताता हूँ। हमारा फॉर्मूला तो था ही R इक्वल्स टू V अपॉन आई। अब मैं इसको आपको 1 ओम बता रहा हूँ। 1 ओम किसके बराबर है, अगर मैंने रेजिस्टेंस
आपका 1 ओम ले लिया और आपका वोल्ट जो है मैंने आपका 1 वोल्ट ले लिया, एम्पियर मीन्स करंट जो है आपका वो मैंने 1 एम्पियर ले लिया। तो इससे मेरी यूनिट क्या निकल गई, 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। तो ये आपका 1 ओम किसके बराबर हो गया, वोल्ट पर एम्पियर के बराबर हो गया। तो ये आपकी एक नई यूनिट निकल के आ गई, क्योंकि एसआई यूनिट तो मैंने आपको बताया था कि एसआई यूनिट इसकी क्या थी, ओम। एसआई यूनिट ओम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ओम। ठीक है, अब हमारा जो रेजिस्टेंस है ये 4 चीज पे डिपेंड करता है। मैं आपको बताता हूँ। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन, पहला करता है थिकनेस पे, दूसरा लेंथ पे करेगा, तीसरा नेचर ऑफ द मटेरियल की मटेरियल का नेचर कैसा है आपका, और जो चौथा है आपका टेम्परेचर, किसी उसका टेम्परेचर मीन्स एक कंडक्टर है उसका टेम्परेचर कैसा होगा। तो इन्हीं चारों चीज़ों पे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं पूरा अपना कि हमारा क्या क्या पार्ट किस तरीके से है। अब ये चारों चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा इसको। तो बच्चों अब मैं आपको बताता हूँ न्यूमेरिकल और रेजिस्टेंस कि हमारे न्यूमेरिकल कैसे होंगे रेजिस्टेंस पे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। देखिए, हाउ मच करंट डज एन इलेक्ट्रिक हीटर, हमारे पास हमें करंट निकालना है, डज एन इलेक्ट्रिक हीटर जिसके पास हीटर के अंदर ड्रॉ आ 220 वोल्ट लाइन, 220 वोल्ट की लाइन है। रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर, जो रेजिस्टेंस है हीटर का व्हेन हॉट मींस गर्म है उस समय 50 ओम है, मींस 50 ओम है। तो आपके पास हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसका हमारे पास गिवन क्या क्या है। देखिए, हमें V दे रखा है, 220 वोल्ट दे रखा है, और हमें आपका रेजिस्टेंस दे रखा है आपका मींस R बोल दो 50 ओम। हमें निकालना क्या है इसके अंदर करंट, I हमें फाइंड आउट करना है। हमारे पास फॉर्मूला है, आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस का, या ओम्स लॉ से भी देख के उसको कर सकते हो। V इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास IR, हमें निकालना क्या है I, तो हम लोग I निकाल देते हैं। तो मीन्स क्या हो जाएगा आपके पास I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। ये फॉर्मूला आपका यहाँ से डिराइव हो गया। अब फॉर्मूले के बाद I इज इक्वल्स टू V में हम लोग 220 वोल्ट रख देंगे। रेजिस्टेंस कितना है आपका 50, हम लोग यहाँ 50 रख देंगे। अब हम लोग क्या इसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 0 से 0 कट हो जाएगी, 5 से हमने इसको डिवाइड किया तो ये कितनी बार जाएगा आपका 5 4 जा 20, 2 बार गया, और फिर कितना हो जाएगा 0.2 मीन्स 20 हो गया। तो पॉइंट कितनी बार जाएगा आपका 5 4 जा 4 बार और जाएगा। या मैं आपको साइड में डिवाइड करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे 22 डिवाइडेड बाय 5, 5 4 जा 20, 2 बचा इधर से, पॉइंट लगाया 0 हो जाएगी, और 5 4 जा 20 खत्म। तो ये आपका कितना है क्या 4.4, और करंट की यूनिट क्या है एम्पियर, तो 4.4 एम्पियर आ गया। तो मीन्स I इज इक्वल्स टू 4.4 एम्पियर। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा रेजिस्टेंस पे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। आपके पास 3 चीज़ें थी फॉर्मूले के अंदर, 2 चीज़ें आपको गिवन थी, उसी से हमने एक चीज़ को फाइंड आउट करके निकाल लिया। ठीक है, तो आप लोग आराम से आपने ये देखा क्वेश्चन कितने आसानी से हो गया। बच्चों अब मैं आपको आगे बताता हूँ फैक्टर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। मीन्स हमारे फैक्टर क्या क्या है रेजिस्टेंस की, मैंने आपको बताए भी थे कि हमारे पास 4 फैक्टर हैं उसके। देखिए, हम टॉपिक पे चलते हैं अपने। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द, जो हमारा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है 4 फैक्टर्स पे। कौन कौन से हैं, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, और चौथा टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। इन चार चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे और एक्सप्लेन करता हूँ मैं 1 बाय 1 आपको। बच्चों अब मैं आपको
इफेक्ट्स बताता हूँ लेंथ ऑफ द कंडक्टर की। देखिए हमारी जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के बराबर। मैंने इसमें लिख दिया है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। तो रेजिस्टेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के बराबर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपका लेंथ बढ़ेगी तो हमारा रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मैंने कहा कि मैंने लेंथ को डबल कर दिया, जैसे मैंने लिखा हुआ द लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल, अगर मेरा लेंथ जो है वो डबल हो गई तो मेरा रेजिस्टेंस होगा वो भी डबल हो जाएगा। पर अगर मैंने लेंथ को आधा कर दिया, द लेंथ इज हाफ, अगर हाफ कर दी मैंने तो आप समझ जाओगे एंड द रेजिस्टेंस गेट, ये भी क्या हो जाएगा आपका हाफ हो जाएगा, रेजिस्टेंस गेट हाफ, तो वो भी आपका हाफ हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो रेजिस्टेंस था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के बराबर। अब हम लोग चलेंगे अ शॉर्ट वायर, जैसे कि आपने देखा शॉर्ट वायर होगा जितना भी छोटा वायर होगा, मान लीजिए इस आपकी क्या कहते हैं उसे मार्कर के बराबर हमारा रेजिस्टेंस है, मीन्स वायर है आपका, तो उसके अंदर लेस मीन्स कम से कम रेजिस्टेंस होगा। जितना छोटा वायर उतना ही आपका छोटा रेजिस्टेंस, और जितना लंबा वायर होगा आपका उतने ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसके अंदर, ठीक है। और रेजिस्टेंस में आपको बता चुका हूँ, अपोज ऑफ करंट और चार्जेस भी कह सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। तो आप लोगों को पहला फैक्ट समझ में आ गया होगा बच्चों। तो अब हम लोग अपने दूसरे फैक्ट्स पे चलते हैं। अब मैं आपको दूसरा फैक्ट बताऊंगा, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शंस ऑफ द मटेरियल, ऑफ द कंडक्टर कह लो, ऑफ द मटेरियल कह लो, ठीक है। देखिए इफेक्ट सर हमारा एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया का मतलब क्या हो गया कि अगर हमारा एरिया, आप कह सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया का मतलब क्या हो गया कि एरिया इसके क्या हो गया अपॉन में है। अब हम लोग डेफिनेशन से देख लेते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया के बराबर, ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर मैं एरिया को इंक्रीज करूंगा, मीन्स बढ़ाता हूं मैं, तो आपका क्या होगा आर जो होगा वो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो मैं इसको सिंबल से रिप्रेजेंट कर देता हूं। मान लीजिए मैंने आर 1/a, जो मेरा ए है मैंने उसको इंक्रीज किया, ऊपर की तरफ इंक्रीज किया, तो मेरा आर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने इसको आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/एरिया, मैंने एरिया को डिक्रीज किया तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा जो ए होगा आपका आर होगा वो मेरा क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं आपको सिंबल से आपको समझ में आ गया होगा आसानी से कि अगर मैंने डाउन मीन्स बढ़ाया है तो ये रेजिस्टेंस जो है आपका वो डिक्रीज हो रहा है एरिया के इंक्रीज करने पर। जहां अगर मैंने एरिया को डिक्रीज किया तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, मीन्स बढ़ रहा है मेरा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यही चीज मैंने यहाँ पर लिख रखी है। इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर इज डबल, अगर मैंने कहा कि यहाँ ये 2 टाइम्स हो गया, मीन्स 1/2 हो गया, तो हम 1/2 का मतलब क्या हो गया आधा, तो द रेजिस्टेंस गेट हाफ, रेजिस्टेंस जो हो गया वो आधा हो गया, एक तरीके से हमारी वैल्यू का मतलब आधा हो गया। अगर मैंने दूसरा पॉइंट लिखा था एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज हाफ, अगर मैंने एरिया जो है वो मैंने क्या ले लिया 1/2 ले लिया, तो 2 पर पहुंच जाएगा, मीन्स 2 हो जाएगा। तो ये 2 हो गया तो मतलब देन रेजिस्टेंस विल गेट डबल, तो रेजिस्टेंस आपका डबल हो जाएगा, आर की वैल्यू 2 आ गई आपकी, तो ये आपका डबल हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका सेकंड इफेक्ट्स। बच्चों मैं अपने थर्ड इफेक्ट्स पे चलूँगा जो आपका डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि क्या कहता है। देखिए नेचर ऑफ द मटेरियल विच इज डिपेंड ऑन द कंपोजिशन ऑफ मटेरियल, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। कंपोजिशन क्या होता है आपका, मान लीजिए मिक्सचर होना किसी भी चीज़ का, अब मिक्सचर कैसे हो जाएगा, हम लोग कह सकते हैं कि मान लीजिए हमने बहुत सारे मेटल्स ले लिए, उस मेटल्स का मिक्सचर, कोई मान लीजिए हमने एलॉय बना लिया, एलॉय में हम लोग कह सकते हैं मान लीजिए जैसे कि हमारे पास पीतल होता है तो उसके अंदर थोड़ी कम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, हम कह सकते हैं कॉपर, कॉपर के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। तो इसी तरीके से कंपोजिशन, हम लोग कंपोजिशन देखते हैं कौन सा ज़्यादा प्योर और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आपका क्या है कंडक्टर होगा जिसमें आराम से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए आपकी, ठीक है, और जिसको अच्छी तरीके से क्या हो आपका गुड इफेक्ट्स ऑफ करंट के लिए काफ़ी अच्छा हो। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए हमने बीटिक 2 सिमिलर वायर ले लिए इक्वल लेंथ के,
इक्वल लेंथ, पहला हमने ले लिया इक्वल लेंथ और डायमीटर दोनों के बराबर। पहला हमने ले लिया कॉपर मेटल और दूसरा हमने ले लिया नाइक्रोम एलॉय। नाइक्रोम, कॉपर तो आपको पता ही है। नाइक्रोम क्या होता है, जो आपने देखा होगा आयरन के, हमेशा आयरन के अंदर लगता है। आयरन होती है आपकी प्रेस, जिसको हम लोग करते हैं, आयरन के अंदर लगता है हमेशा, तो वो हमारा नाइक्रोम वायर होता है। अब हम कैसे पता करेंगे कि हमारा नाइक्रोम वायर जो है वो 60 टाइम्स आपका रेजिस्टेंस उसका ज्यादा है कॉपर से। इसका मतलब क्या होगा, कॉपर में तो सिर्फ आपका करंट फ्लो होता है, और नाइक्रोम आपका क्या होता है, वो करंट जो होता है उसको हीट में कन्वर्ट कर देता है। अब आगे होगा आपको समझ में, जो मैंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया है आपको कि नाइक्रोम के अंदर हीटिंग इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होता है, तो वो रेजिस्टेंस आपका किस में कन्वर्ट होता है, हीट्स में इफेक्ट मीन्स हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नाइक्रोम का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हुआ, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि उसमें करंट को रोका जा रहा है, वो हीटिंग में चेंज हो रहा है। और कॉपर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम है, सीधे करंट का पास ज़्यादा हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया क्योंकि हमारा कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। कंपोजिशन मीन्स होता है कि हम एक तरीके से कह सकते हो आप मिक्सचर ऑफ द मटेरियल, कि हमारे पास मिक्सचर कैसा है आपका मटेरियल का, कंडक्टर का। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा आप ये बच्चों। अब हम अपने लास्ट इफेक्ट्स पे चलते हैं। आपका आता है इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर, कि हमारा टेम्परेचर का इफेक्ट किस तरीके से होता है। देखिए हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। हमने टेम्परेचर को जैसे ही इंक्रीज किया तो आपको पता होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आपके पास किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है चलने का। मीन्स उसके अंदर जो आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट चालू हो जाता है, और वो मूवमेंट कैसा होता है, रैंडम होता है, कहीं भी मूव करने लग जाता है। ठीक है, तो मीन्स रैंडम मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का भी क्या होगा, आपका मूवमेंट वो बहुत तेजी से चालू हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं कि हमारा जो है रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करने का मतलब क्या होगा, आपने जैसे ही करंट पास किया तो करंट पास करने की वजह से उसके अंदर रैंडम मोशन होगा, तो रैंडम मोशंस की वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मीन्स बहुत ज़्यादा है। जितना हम टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेंगे मीन्स बढ़ाएंगे, उतना ही रैंडम मोशन होगा उसके अंदर, और रैंडम मोशंस की वजह से आप कह सकते हो उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा तेज हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीज। अगर हमने रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर को इंक्रीज किया, ठीक है, विद एन इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर, तो आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो डायरेक्टली आपका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आगे होंगे चारों इफेक्ट्स, क्योंकि चारों ही बहुत सिंपल इफेक्ट्स हैं। तो अब हमारा यहाँ पर टॉपिक फिनिश होता है, और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि सब लोग इस वीडियोज़ को आसानी से देख सकते हैं।